आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया पदार्थ और नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमारे सराउंडिंग में कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मिल्क से कर्ड बनना, लोहे का रस्ट होना, और यहाँ तक कि हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है और हम रिस्पिरेशन करते हैं तो भी हमारे रिस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझाने के लिए एनसीईआरटी में मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें मैग्नीशियम रेबन को एयर में बर्न किया गया है और वो बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया है और हीट प्रोड्यूस करते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस व्हिच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, या एक रॉ मटेरियल होता है, मतलब रिएक्शन होने के पहले जो मटेरियल रहता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो एज अ रिएक्शन का जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करना हो तो उसे हम 4 पॉइंट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब रिएक्शन के पहले जो उसका स्टेट है और वो रिएक्शन के बाद वही स्टेट नहीं रह सकता, चेंज भी हो सकता है। जैसे सॉलिड से वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सेकंड है चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई रिएक्शन में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और चेंज इन टेम्परेचर, और कुछ रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी मिलेगी, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब तक हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट नोन एज केमिकल रिएक्शन। यह एक ऐसा मेथड है जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इसमें सिंबल और फार्मूला का यूज किया जाता है सब्सटेंस के नेम की जगह पर। अगर वर्ड रिएक्शन देखा जाए तो पिछले एग्जाम्पल में हम मैग्नीशियम को बर्न किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया था, जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, या वर्ड रिएक्शन है। अगर हम इसे केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे तो इसमें दो तरह के दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ बी यूज केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर हम वर्ड की जगह पर एक केमिकल फार्मूला यूज करें तो वो काफ़ी कंसाइज और यूजफुल होगा, इसलिए हम वर्ड की जगह फार्मूला लिखते हैं। यह सच है कि आपको उसको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में जब आपके पास बड़े बड़े फार्मूले होंगे, बड़े बड़े रिएक्शन होंगे, तो उसमें आपको ये इक्वेशन काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे पिछली बार हम वर्ड रिएक्शन देखे थे, यहाँ पर आप मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखना आ गया, तो अब जान लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। जो पहला स्टेप है उसमें यह है
count and compare the number of atom each element on the LHS and RHS of arrow. एरो के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो एटम्स हैं उनके नंबर को हमें काउंट और कंपेयर करना है। मतलब कि रिएक्टेंट के नंबर एटम के नंबर को और प्रोडक्ट के एटम के नंबर को काउंट करना है और दोनों को कंपेयर करना है। इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स? क्या जो एटम के नंबर हैं वो दोनों एलिमेंट में सेम हैं दोनों साइड में? इफ़ एस देन इक्वेशन इज़ बैलेंस। अगर दोनों एटम्स के जो नंबर हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों सेम हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस है। अगर वो दोनों सेम नहीं हैं एटम्स के नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो वो अनबैलेंस इक्वेशन है और ऐसे इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन उन्हीं इक्वेशन को कहा जाएगा जिनका इक्वेशन अनबैलेंस है। बैलेंस वाले को स्केलेटल इक्वेशन नहीं कहेंगे। अगर ऊपर दिए हुए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटम को कंपेयर करें LHS और RHS में तो हमें क्या मिलता है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है? तो चलिए काउंट करते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड में देखा जाए तो Mg के एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में Mg का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है क्योंकि ऑक्सीजन के पास रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास जो कि प्रोडक्ट साइड में है उसके पास ऑक्सीजन का केवल एक एटम है। अब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल मास आर द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट विल इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है एलिमेंट का जो कि रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होता है वो उसके प्रोडक्ट साइड में जो टोटल मास होगा उसके इक्वल होता है। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन। हमने पहले भी बताया जो स्केलेटल इक्वेशन है वो अनबैलेंस है, इसलिए हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा और इसके लिए हम 7 स्टेप्स का यूज़ करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे जो कि है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। अगर इसका केमिकल इक्वेशन देखा जाए तो Zn प्लस H2SO4 दैट गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एरो। अब हम ये देखेंगे कि दोनों साइड में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम हैं। तो नीचे दिए गए टेबल में 3 कॉलम हैं जिसमें से पहला है एलिमेंट, दूसरा है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड मतलब LHS साइड और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड मतलब कि RHS साइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक का। जिंक रिएक्टेंट साइड में 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, सल्फ़र रिएक्टेंट साइड में 1 है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है। अब हम काउंट करेंगे प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में Zn 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अगर हम देखें तो LHS और RHS मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो नंबर है एटम्स का वो सेम है, इसलिए यह एक बैलेंस इक्वेशन है। लेट्स ट्राई टू बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम दूसरा इक्वेशन लेंगे और देखेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है या फिर नहीं है। आपने तो लोहे में जंग लगता हुआ देखा ही होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसमें जंग कैसे लगता है। तो आज आप उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें Fe प्लस H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है
तो फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। जो फेरस फेरिक ऑक्साइड होता है ये एज अ जंग के रूप में हम देखते हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस है। अगर हम देखें Fe का तो रिएक्टेंट साइड में एक ही है, बट प्रोडक्ट साइड में Fe का 3 एटम है। तो इसके लिए हम 7 स्टेप्स यूज करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो पहला स्टेप है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए हम हर एक एलिमेंट के चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे और उसके इंटरनल जो नंबर्स हैं या कुछ भी छेड़खानी उसमें नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। जो हमने पहले किया था कि उन सभी एलिमेंट का नाम लिखेंगे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हैं और उनके एटम्स का नंबर लिखेंगे और हम देखेंगे कि उनके एटम्स के नंबर में कितना डिफरेंस है। और थर्ड स्टेप में हम इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यह आसान होता है कि जब हम कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम नंबर वाले एटम का यूज करते हैं। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। उस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके पास एटम्स के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। बी सिलेक्टेड Fe3O4 एंड एलिमेंट ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे रिएक्शन में तो हमें मिलेगा कि Fe3O4 का एलिमेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन RHS एंड ओनली 1 इन LHS। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 4 एटम राइट हैंड साइड में है और केवल 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड में है। टेबल में देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इनिशियल में H2O के पास ऑक्सीजन केवल 1 था और FeO4 के पास 4 था। तो सिंपली हमें 1 को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम टू बैलेंस में नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और वो 4 हो गया। अब हम उसको सिंपली इक्वेशन में लिख देंगे। तो Fe4H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2O। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 दैट इज Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। आयरन और हाइड्रोजन एटम जो है अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो इसमें से हम किसी एक एटम को लेंगे और फर्दर प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे। तो उसके लिए हमने हाइड्रोजन को लिया। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन का इनिशियल में रिएक्टेंट साइड में 8 एटम थे, बल्कि प्रोडक्ट साइड में केवल 2 थे। इसको बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड में 8 एटम हाइड्रोजन के लाने होंगे। तो हमें पहले से पता है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड में, तो हम सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन की जो नंबर है वो 8 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगा वो Fe4H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। अब तक हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं। अब जो तीसरा आता है वो आता है आयरन, जो कि हम 5th स्टेप में उसे बैलेंस करेंगे। एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिकअप थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस। हम दिए गए इक्वेशन को एग्जामिन करेंगे कि उसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट लेफ्ट टू अनबैलेंस दैट इज आयरन। और हमें ये मिलेगा कि आयरन जो है वो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। तो उसके लिए फिर हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम इनिशियल नंबर लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में इनिशियल जो नंबर है आयरन का वो 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो हम सिंपली रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि रिएक्टेंट साइड में भी 3 आयरन हो जाएगा, जिसका रिएक्शन जो बनेगा वो बनेगा 3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2।
अब हम अगर यहाँ काउंट करें तो 3Fe रिएक्टेंट साइड में है, 3Fe प्रोडक्ट साइड में है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो 4 × H2, मतलब कि हाइड्रोजन के पास 2 ऑलरेडी एटम है, इसलिए 4 × 2, मतलब कि 8 एटम हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट साइड में है और 8 एटम हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो फाइनली हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। एंड 6th step is finally to check and correctness of balance equation. We count atom of each element on both side of equation. 6th step ये कह रहा है कि फाइनली हमें इस बैलेंस इक्वेशन को चेक करना है और काउंट करना है कि दोनों साइड में जो एटम्स के नंबर हैं वो सेम है या फिर नहीं है। तो हम काउंट किए और हमें ये पता चला कि हमारा जो इक्वेशन है अब बैलेंस हो चुका है। एंड लास्ट स्टेप इज राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। लास्ट स्टेप में हमें उसके फिजिकल स्टेट को लिखना है। उसके लिए 4 नोटेशंस है। जैसे गैसियस फार्म में है तो हम G लिखेंगे, लिक्विड फार्म में है तो L लिखेंगे, एक्वस फार्म में है तो AQ लिखेंगे और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो S लिखेंगे। अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल का केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो उसमें हम आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इसे हम S लिखेंगे। H2O जो है गैसियस फार्म में है इसलिए हम उसे G लिखेंगे। वैसे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो S लिखे हैं। H2 जो है वो रिलीज हुआ है इसमें से इसलिए ये गैसियस फॉर्म में है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिस्टल etc। कुछ समय पे इसका जो रिएक्शन का कंडीशन होता है वो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। फॉर दीज रिएक्शन आर इंडिकेशन एबव आर बिलो ऑफ द एरो इन द इक्वेशन। उन रिएक्शन के लिए एरो जो हम यूज करते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर उसका या फिर जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं उसको लिख देते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो CH3OH प्रोड्यूस करता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। दोनों जब 300 एटॉमिक प्रेशर पे जब रिएक्ट करते हैं तो मेथनॉल प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड रिएक्शन जो है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस का है। आपको पता ही होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के साथ ही हमें ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहते हैं हमें प्लांट को बैठाना चाहिए क्योंकि वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ग्लूकोज उनके लिए एज ए एनर्जी और फूड के सोर्स में रहता है और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।